हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। और फिर से कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, ठंड में अपने आप का हिफाजत करिए ताकि एग्ज़ाम की कंटिन्यूटी प्रिपरेशन की बनी रहे। और हो सके तो ठंड से बचने के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ है, उसको यूज़ करिए। कुछ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो कुछ सौंठ है और लौंग है, और उसके अलावा इन गर्म चीज़ों को खौला करके आप अगर उनको पिएंगे तो इससे आपकी हिफायत होगी ठंड से। और जो मांसाहार दोस्त हैं वो जो है पाया बना सकते हैं और अपना सेवन कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस कड़कते हुए ठंड में रेवोल्यूशन की बात करके, रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति। क्रांति जो एक गर्म टॉपिक होता है, और क्रांति से बहुत सारी नई चीज़ों का आविष्कार होता है। तो हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उससे पहले हम लोग क्या समझना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले उसका आधार या उसका माहौल कैसे तैयार हुआ। तो उसका माहौल तैयार किया वाणिज्यवाद ने। इसके प्रीवियस वीडियो में वाणिज्यवाद को हम डील कर चुके हैं। अब ये बताना चाहेंगे कि क्रांति से पूर्व यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पूर्व यूरोप में वाणिज्यवाद के कारण क्या माहौल था। तो आप इसको देखिए कि इसका प्रथम जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है वाणिज्यवाद का उदय प्रथम बार कहाँ हुआ? स्पेन में। कहाँ हुआ फ्रेंड? वाणिज्यवाद का प्रथम विस्तार जो है स्पेन में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेन और पुर्तगाल। अब देखिए कि ये जब पूरे ही यूरोप देश में वाणिज्य का जो विस्तार हो रहा था, उससे यूरोप में कौन सा एक माहौल बन गया था कि स्पेन और पुर्तगाल, उन दोनों का वाणिज्य के विस्तार के साथ उद्देश्य क्या था कि विश्व में जो भी महंगे महंगे खनिज हैं या सोना चांदी है, उसके जो स्रोत है जहाँ से उसको प्राप्त किया जाता है, उन सब पे वो अपना अधिकार जमा ले। ठीक है। अब फ्रांस फ्रांस का उद्देश्य क्या था? फ्रांस का उद्देश्य था विश्व के बाजारों में अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का वो जो है आसानी से निर्यात कर सके। ये फ्रांस का उद्देश्य था वाणिज्य के विस्तार के साथ। वहाँ वो अपना जो है सेल्फ प्रोडक्शन जो कर रहा था, उसको वो विश्व के बाजारों में पहुंचाना चाह रहा था। इंग्लैंड का उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड एक महत्वाकांक्षी कंट्री शुरू से रहा है। उसका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सिर्फ यूरोप में नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर वो अपना एकमात्र नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। जर्मनी इस वाणिज्य के विकास के साथ उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उद्देश्य था, वो था सरकारी राजस्व और उसकी सेना का विस्तार। तो जर्मनी का हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि विश्व युद्ध को बहुत ही संभवित करने में जर्मनी का बहुत सहयोग रहा है। तो उसका मोटिव भी शुरू से क्या रहा? वो अपना जो है रेवेन्यू बढ़ाना चाहता था और अपनी सेना का विस्तार करना चाहता था अपनी सुरक्षा के लिए। नीदरलैंड नीदरलैंड क्या कर रहा था? नीदरलैंड का उद्देश्य था एशिया के साथ महासागरीय व्यापार पर पुर्तगाल का जो एक अधिकार था वो उसको समाप्त कर देना चाह रहा था। किसके साथ? नीदरलैंड का जो था, पुर्तगालियों का क्या था? सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में जो व्यापारी आया वो कौन आया था? वो पुर्तगाली आया था। तो पुर्तगाली जो था उसके साथ साथ जो है अन्य एशियाई देशों में भी छा चुका था। तो जब वाणिज्य विस्तार होने लगा तो नीदरलैंड को इसका जो है व्यापकता का बारे में उसको अनुभव हुआ। तो उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो पुर्तगाली के इस समुद्री व्यापार पर जो एक अधिकार उसको प्राप्त था उसको वो समाप्त कर दे। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि यूरोप में बसने वाले या जितने भी ये यूरोपियन कंट्री थे उनके उद्देश्य वाणिज्य के साथ क्या जुड़े हुए थे। तो इससे तो ये साफ क्लियर हो जाता है कि ये सारी जो भूमिका थी किस ओर ले जा रही थी? हमें औद्योगिक क्रांति की ओर ले जा रही थी।
और ये सब उसका एक आधार बना रहे थे। अब यहां हम देख लेते हैं कि वाणिज्य का क्या प्रभाव था, वाणिज्य का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये देखिए कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें यह है कि वाणिज्य का प्रभाव पूरे यूरोप पर 250 साल तक देखने को मिला। 250 साल तक ये वाणिज्यिक विस्तार होता रहा, जिसने क्या किया, यूरोप में और खास करके उद्योग की क्रांति में सहयोग स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट में आपका है कि इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद जिसको जो है यूरोपियनों ने क्या किया, दूसरे कंट्री पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, जो उसके उपनिवेश कहलाए। तो ये उपनिवेशों पर उनका खुलेआम शोषण और दोहन वो लोग करने लगे, और जिसका जो है पूरा यूरोप मूक दर्शक बना रहा। उसके बाद ये वाणिज्य का प्रभाव सबसे सर्वप्रमुख देखने को मिला कि नए पूंजीवाद, यानी कि जो शासक वर्ग थे उसके अलावा भी पूंजीवाद जो व्यापार के करने के लिए दूसरे उपनिवेशों में जाते थे, नए नए पूंजी जो है पूंजीवादी लोग जो है उनका उदय हुआ और मध्यम वर्ग का उदय हुआ। पूंजीवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कार्ल मार्कस ने किया। पूंजीवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कार्ल मार्कस ने किया। अब ये वाणिज्य से एक और चीज सामने आई जो कि व्यापार को बढ़ाने में बहुत ही सहयोग दिया, उसमें था मंडी जो कि बाजार व्यवस्था करता है। बैंकिंग यानी कि पैसा जो था उस वक्त सिर्फ धन संपन्न लोग और या शासक वर्ग के पास था, लेकिन अब पैसा क्या होने लगा, एक बैंक की व्यवस्था हुई जिससे कि साधारण लोग भी क्या कर सकते थे, ऋण लेकर के अपना व्यापार शुरू कर सकते थे। मुद्रा व्यवस्था की हुई और बाजार को एक गति प्राप्त हुई। वाणिज्यवाद ने क्या किया, यूरोप में एक व्यवस्था थी व्यापार करने की जो कि उन लोगों का स्थानीय व्यवस्था था, गिल्ड व्यवस्था, उसको समाप्त कर दिया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। वाणिज्यवाद ने क्या किया, भौगोलिक खोजों और नए आविष्कारों को बढ़ावा दिया। इसके द्वारा ये हुआ कि यूरोप के देशों में जो धन अर्जन हुआ, जो व्यापार जो बाहर के देशों में वे लोग कर रहे थे, तो बाहर के देशों से उन्हें धन की प्राप्ति हो रही थी। वो धन कहाँ जमा हो रहा था, यूरोप के विभिन्न देशों में जमा हो रहा था। और इसी धन अर्जन ने क्या किया, औद्योगिक क्रांति को आधार प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति को क्या किया, आधार प्रदान किया। अब यहाँ पर हम कुछ आविष्कार देख लेते हैं जो कि औद्योगिक क्रांति में बहुत ही सहयोगात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं कि 1815 में हेम्फ्री डेवी है, ये मिस्टेक है छोटा सा। तो 1815 में हेम्फ्री डेवी ने किस चीज का आविष्कार किया, सेफ्टी लैम्प से क्या सहयोग हुआ, सेफ्टी लैम्प से सहयोग हुआ, मजदूरों को खानों की खुदाई में सुविधा हुई। क्योंकि जो खदान वगैरह में जब मजदूर जाते थे अपनी रोशनी को लेके, तो उनके साथ दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती थी, और सेफ्टी लैम्प के आविष्कार ने इस दुर्घटना की संख्या को कम किया। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में जॉन लूडन ये एक आविष्कारक था जिसने आविष्कार किया था कि कंकड़, पत्थर और तारकोल, उससे पहले क्या था, रोड जो होता था वो पक्की नहीं होती थी। इन तीनों को मिलाकर के उसने एक मिश्रण तैयार किया जिससे क्या हुआ, सड़क निर्माण में सुविधा प्राप्त हुई।
एक नई विधि का उत्पन्न हुआ जिससे रोड पक्के होने लगे। 1869 फर्डिन लेसेंस, 1869 ये है संबंधित फर्डिन लेसेंस से। ये फर्डिन लेसेंस आविष्कारक है। ओके, और इसने क्या आविष्कार किया? इसने संभव किया स्वेज नहर की स्थापना में। और स्वेज नहर की स्थापना से क्या हुआ? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक जुड़ाव पैदा हुआ जिसने डिस्टेंस को कम किया। जिसने क्या किया? डिस्टेंस को कम किया, 1/3 तक कम कर दिया यूरोप और भारत के बीच। ये फर्डिनेंड लेसेंस कहाँ का रहने वाला था? ये एक फ्रांसीसी था। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि फर्डिनेंड लेसेंस जिसने स्वेज नहर का निर्माण किया वो एक फ्रांसीसी था। ओके, और ये जॉन लूडन जो है, जॉन लूडन जिसने सड़कों को निर्माण की विधि प्राप्त की, वो था आपका स्कॉटलैंड का। कहाँ का था? जॉन लूडन स्कॉटलैंड का रहने वाला था। नेक्स्ट पॉइंट है 1807 रॉबर्ट फुल्टन आविष्कारक था। किस चीज का? वाष्प चलित नौका का। अब ये देखिए, यहाँ पर जब बात आई वाष्प का या वाष्प के द्वारा चलने वाली या होने वाली किसी घटना का, तो ये एक क्रांति साबित हुई। क्योंकि वाष्प चलित जब नौका बना तो जल परिवहन के क्षेत्र में क्रांति आई। किसमें? जल परिवहन के क्षेत्र में क्रांति आई। और ये वाष्प के आविष्कार ने आगे किसमें सहयोग दिया? आगे सहयोग दिया वाष्प इंजन को बनाने में, जिसका आविष्कार किया था 1769 में। किसने? जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने। और जब जेम्स वाट जो है वाष्प इंजन बनाया तो यहाँ जो है सॉरी, यहाँ पर खदान होगा, मतलब कि खादानों वगैरह में जो ट्रेनें चलती थी जिससे परिवहन या माल ढुलाई वगैरह होता था या फिर पानी निकाली जाती थी, उसको निकालने में, मतलब खदान में जो है ना पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। जब वहाँ से आप कोयला या कोई अन्य खनिज निकाल लेते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, तो उससे जो है मानवीय संकट उत्पन्न होने लगता है। तो उसको निकालने में इस वाष्प इंजन से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। 1814 जॉर्ज स्टीफेंसन, 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या बनाया? वाष्प रेल इंजन। अभी मैंने बताया कि जब वाष्प चलित नौका का आविष्कार हुआ तो एक क्रांति आई। कहाँ? जल परिवहन में। लेकिन उसी वाष्प के आधार पर जब रेल इंजन का आविष्कार हुआ, रेल इंजन का निर्माण हुआ, बनाने वाले थे जॉर्ज स्टीफेंसन। तो ये कौन थे? ये एक ब्रिटिशर्स थे। तो यात्रा या यातायात, उस परिवहन की सुगमता प्राप्त हुई। अब जब वाष्प रेल इंजन जब बना तो पहला रेल जो है, पहला ट्रेन जो मानवीय रेल जिसको बोलते हैं, वो चला 1830 में। कहाँ चला? मैनचेस्टर से लिवरपूल, इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर से लिवरपूल तक विश्व की प्रथम रेलगाड़ी का संचालन हुआ। 1850 में रोलैंड हिल ये कौन था? रोलैंड हिल जो था ये भी एक ब्रिटिशर्स था। इसने आधुनिक डाकघर की व्यवस्था की, आधुनिक डाकघर की स्थापना किया। तो इससे भी क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आने में बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ। क्योंकि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपके चीज़ों का या आपके लोगों का खबर दूसरे जगह में पहुंचाना आसान हो गया इस आधुनिक डाकघर से। 1844 में आपका है सैमुअल मोर्स ने किस चीज का आविष्कार किया? तार यंत्र। अब यहाँ पर तार यंत्र और बेतार के तार में डिफरेंस करिएगा फ्रेंड्स। तार यंत्र जो है आपका ये दूसरी चीज थी, इससे भी संदेश भेजा जाता था। लेकिन बेतार का तार का प्रयोग मार्कोनी ने 1901 में रेडियो के निर्माण में किया था। तो इन दोनों चीज में फर्क कीजिएगा कि सैमुअल मोर्स ने तार यंत्र बनाया था और मार्कोनी ने क्या किया था? बेतार का तार 1901 में बनाया था। ओके, 1876
1876 में क्या था? सबसे बड़ा इन्वेंट जिसको बोलते हैं कि आज की दुनिया जिस पर एकदम दीवानी है, तो वो था ग्राहम बेल का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार। टेलीफोन से आज हम लोग चले आए हैं इंटरनेट तक। तो ये जो है टेलीफोन के आविष्कार ने एक नई क्रांति ला दी, जिससे खबरों को पहुंचाने में सुविधा हुई। और ग्राहम बेल ने यह आविष्कार कब किया था? 1876 में। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो का अंत हो गया। अगला वीडियो जो भी इसमें कमी रह गई है, जितने भी आविष्कार या अन्य जगहों में जो है औद्योगिक क्रांति किस रूप में रहा, इस पर बात करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।